रात की ठंडी हवा पहाड़ों से टकराकर गांव की गलियों में उतर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। केवल अलाव की बुझती हुई चिंगारियां और हवा के साथ खड़कते लकड़ी के दरवाजे। राकेश और यांकी गांव के बीचों बीच खड़े थे। दोनों की नजरें उस धुंधली सड़क पर टिक गई थी जहां से थोड़ी देर पहले ही मेरा की परछाई दिखाई दी थी। यांकी ने धीमी आवाज में कहा, राकेश, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि कोई इंसान इतना दर्द अपने साथ मरने के बाद भी ढो सकता है? राकेश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भय से भरी थीं, पर उनमें करुणा भी थी। हाँ यांकी, यही तो आत्मा की पीड़ा होती है। जब अन्याय इतना गहरा हो तो मौत भी उसे मिटा नहीं सकती। वो आत्मा न्याय की तलाश में भटकती रहती है। यांकी की हथेलियां कांप रही थीं। राकेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। हम डरेंगे नहीं। अगर हमें सच जानना है तो हमें उसके अतीत तक पहुंचना होगा। तभी हम ये सिलसिला रोक पाएंगे। गांव वाली एक एक कर अपने घरों में बंद हो चुके थे। किसी ने खिड़की से झांका तो किसी ने दरवाजे पर ताला जड़ लिया। बुजुर्ग दावा भी अपने झोंपड़े में चला गया था, लेकिन जाते जाते उसने राकेश से कहा था, बेटा, अब ये मामला हमारे बस से बाहर है। तुम बाहर से आए हो, शायद किस्मत ने तुम्हें ही चुना है, लेकिन याद रखना, उस औरत का दर्द समझे बिना कोई उसे रोक नहीं सकता। राकेश के मन में सवालों का तूफान था। क्या सच में किस्मत ने उसे यहाँ खींचकर लाया था? क्या कोई अनजानी ताकत उसे और यांकी को जोड़ रही थी? यांकी ने उसकी ओर देखा। राकेश, क्या तुम सोच रहे हो कि हम ये सब कर भी पाएंगे? राकेश ने उसकी हथेली कसकर थाम ली। मुझे बस इतना पता है यांकी, अगर हम नहीं करेंगे तो और कितनी जिंदगियां जाएंगी, और मैं ये होने नहीं दूंगा। अचानक गांव के बाहर से जीप के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। कुछ ही देर में 3 जीपें गांव में दाखिल हुईं। उनमें से वर्दी पहने सैनिक उतरे। उनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर अरुण मेहता, लंबा, मजबूत, कद काठी, आंखों में तेज। गांव वाले उन्हें देखकर कुछ राहत की सांस लेने लगे, पर डर अब भी बाकी था। मेजर अरुण ने राकेश की ओर देखा। तुम ही हो ना जो दिल्ली से आए हो? मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया है। मैं यहाँ की गश्त पर था, लेकिन हमें गांव से लगातार रिपोर्ट मिल रही थी कि रात को कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों के गायब होने की भी बात सामने आई है। राकेश ने सिर हिलाया। हाँ सर, मैंने भी कुछ चीजें देखी हैं जो शायद आप यकीन न करें। मेजर अरुण ने ठंडी नजरों से कहा, मैं अंधविश्वास पर नहीं, सबूतों पर विश्वास करता हूँ। लेकिन अगर यहाँ सच में कुछ है तो हमें सामने लाना होगा। सेना पीछे नहीं हटेगी। यांकी ने कांपते स्वर में कहा, साहब, ये कोई इंसान नहीं, ये आत्मा है। सैनिक हंस पड़े, लेकिन राकेश ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मेजर साहब, यांकी सही कह रही है। ये आत्मा है और इसका नाम मीरा है। इसे इस गांव में बलि चढ़ाया गया था, तभी से ये न्याय मांग रही है। सैनिकों की हंसी थम गई। मेजर अरुण कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर सच में ऐसा है तो हम देखेंगे। आज रात गश्त हम करेंगे। रात गहराने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे देखना मुश्किल हो रहा था। सैनिक अपने हथियार लेकर जंगल के रास्ते पर चल पड़े। राकेश और यांकी भी उनके साथ थे। ढोल की हल्की गूंज फिर से सुनाई देने लगी। सैनिक सतर्क हो गए। किसी ने बंदूक तानी, किसी ने टॉर्च जलाया। राकेश ने धीरे से कहा, ये ढोल, ये उसकी चेतावनी है। याद रखिए, इसके बाद वो पास आएगी। मेजर अरुण ने हथियार संभालते हुए कहा, चाहे जो हो, अगर हमारे सामने आई तो हम गोली चलाएंगे। यांकी चीख पड़ी, नहीं, ऐसा मत करना। गोली से वो नहीं रुकेगी, बल्कि और गुस्सा करेगी। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सब लोग उस टूटे हुए पुल तक पहुंचे जहां पिछली रात राकेश और यांकी ने मीरा को देखा था। पुल के पास बर्फ पर अजीब से निशान बने थे, गोल गोल घूमते हुए, फिर अचानक गायब। अचानक ढोल की आवाज बहुत पास से गूंज उठी, इतनी तेज कि सैनिकों के कान बजने लगे। धुंध के बीच सफेद परछाई उभरी, धीरे धीरे पास आती हुई। सैनिकों ने तुरंत हथियार तान दिए। मेजर अरुण गरज कर बोले, रुको वहीं, वरना गोली मार देंगे। परछाई रुक गई, फिर धीरे से उसकी आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। राकेश ने आगे बढ़कर चिल्लाया, रुको, ये गोली से नहीं रुकेगी, इसे सुनो, समझो। लेकिन उसी पल एक सैनिक का धैर्य टूट गया। उसने ट्रिगर दबा दिया। गोलियां धुंध को चीरती हुई परछाई में समा गई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो गायब हो जाएगी, लेकिन अगले ही क्षण हवा में और भी भयानक चीख गूंजी। सफेद परछाई अचानक विशाल रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल आग जैसी चमकने लगी। ढोल की गूंज अब कान फाड़ देने वाली थी। सैनिक घबराकर पीछे हटे। किसी की बंदूक हाथ से गिर गई। राकेश ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा था, इसे गोली से और गुस्सा मत दिलाओ। यांकी कांपती हुई बोली, राकेश, ये और भयानक हो रही है।
अचानक परछाई ने अपना हाथ उठाया। हवा का तेज झोंका चला। 2 सैनिक हवा में उछलकर खाई की ओर जा गिरे। उनकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। बाकी सैनिक भय से जमे रह गए। मेजर अरुण ने दांत भींचे। ये सचमुच इंसान नहीं है, राकेश ने दृढ़ स्वर में कहा। ये आत्मा है, मीरा की आत्मा। इसे मौत नहीं चाहिए, इसे न्याय चाहिए। परछाई ने एक पल के लिए राकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं, पीड़ा थी, लेकिन अगले ही पल वो फिर धुंध में गायब हो गई। ढोल की गूंज धीरे धीरे दूर चली गई। सन्नाटा छा गया। सैनिक हांफते हुए खड़े थे। 2 साथियों की चीखें अब भी उनके कानों में गूंज रही थीं। मेजर अरुण ने गहरी सांस ली। मैं मानता हूँ राकेश कि तुम सही हो सकते हो, लेकिन सेना का काम है सुरक्षा करना। अगर ये आत्मा और निर्दोष लोगों की जान लेगी तो हमें सख्ती करनी होगी। राकेश ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ सर, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। मैं उसका सच जानूंगा, और अगर मैं असफल रहा तब आप जो चाहें करें। मेजर अरुण ने कुछ सोचा, फिर हामी भर दी। ठीक है, तुम्हारे पास एक रात है। कल सुबह अगर हालात वैसे ही रहे तो हम कार्यवाही करेंगे। राकेश ने गहरी सांस ली और यांकी की ओर देखा। दोनों जानते थे अगली रात ही निर्णायक होगी। रात और गहरी हो चुकी थी। राकेश और यांकी के सामने अब सच का केवल एक ही रास्ता बचा था, वो रास्ता जो सीधे मीरा की मौत की उस जगह तक ले जाता था। लेकिन सवाल ये था, क्या वहां जाकर उन्हें सिर्फ सच मिलेगा या मौत उनका इंतजार कर रही होगी। धुंध के बीच अचानक वही ढोल की गूंज सुनाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ एक औरत की धीमी हंसी भी गूंज उठी। ऐसी हंसी जिससे रोंगटे खड़े हो जाएं। राकेश ने कांपते स्वर में कहा, यांकी, अब वो हमें सीधे अपने पास बुला रही है। सुबह की पहली किरणें सिक्किम की बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर पड़ चुकी थीं, लेकिन गांव में उजाले के बावजूद सन्नाटा पसरा था। लोगों की आंखों में नींद नहीं बल्कि डर था। हर दरवाजा आधा बंद, हर खिड़की पर पर्दा और हर चेहरे पर सवाल। राकेश और यांकी गांव के बीचों बीच खड़े थे। उनकी नजरें उन लोगों पर थीं जो उनसे नजरें चुरा रहे थे। मेजर अरुण भी वहां मौजूद थे। उनकी वर्दी पर रात का तनाव साफ झलक रहा था। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, तुम लोग सालों से ये सच छुपाते रहे हो, अब समय आ गया है कि सब बता दो। अगर तुमने फिर चुप्पी साधी तो और निर्दोष जाने जाएंगी। बुजुर्ग दावा ने कांपते हुए स्वर में कहा, मेजर साहब, हमने जो किया था वो गलत था, लेकिन उस वक्त हमें लगा था कि वही एक रास्ता है। राकेश ने तीखे स्वर में पूछा, कौन सा रास्ता? एक निर्दोष औरत को बलि चढ़ाना? उसका गुनाह क्या था? गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने जवाब नहीं दिया। आखिरकार एक बूढ़ी औरत आगे आई। उसका नाम लेम्सी था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में दर्द। मेरा, वो इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी सुंदरता ही उसका गुनाह बन गई। गांव के कुछ बड़े लोग उससे जलने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाईं कि वो अपशकुन है, कि उसकी मौजूदगी मौत बुलाती है। जब युद्ध में उसके मंगेतर की मौत हुई तो सबने इल्जाम उसी पर डाल दिया। यांकी के होंठ कांप गए। मतलब उसे जबरन दोषी ठहराया गया? लेम्सी ने सिर झुका लिया। हाँ, और उस रात कुछ लोग उसे पकड़कर जंगल ले गए। ढोल बजाया गया और फिर उसकी आवाज रुक गई। आंखों से आंसू बह निकले। राकेश का गुस्सा फूट पड़ा। तुम सब ने उसे मौत के हवाले कर दिया, एक मासूम औरत को मार डाला। लेम्सी ने फूटते हुए कहा, हम डर गए थे बेटा। हमें लगा अगर हमने बलि दी तो गांव बच जाएगा, लेकिन आज तक गांव नहीं बचा, बल्कि हर रात उसकी आत्मा लौटती है। मेजर अरुण ने सब सुना और दांत भींच लिए। तो ये सच है, ये आत्मा तुम्हारे पाप का नतीजा है। एक सैनिक ने घबराकर कहा, सर, हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये जगह श्रापित है। मेजर अरुण गरजे, नहीं, सेना कभी पीछे नहीं हटती। अगर ये आत्मा निर्दोष है तो हमें इसे न्याय दिलाना होगा, और अगर ये निर्दोषों की जान ले रही है तो हमें इसे रोकना होगा। राकेश ने उनकी ओर देखा। सर, आप इसे हथियारों से नहीं रोक सकते, इसका न्याय ढूंढना होगा। मेजर अरुण ने कड़े स्वर में कहा, तो तुम्हें आज रात तक का समय है राकेश। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम अपने तरीके से काम करेंगे। शाम होते ही राकेश और यांकी फिर जंगल की ओर बढ़े। उनके साथ लेम्सी भी थी। उसने कहा, मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगी जहां मेरा की बलि दी गई थी। वहां शायद तुम्हें जवाब मिले। रास्ता घना था। पेड़ों की शाखाएं धुंध में लिपटी हुई थीं। हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट बंद हो चुकी थी। राकेश का दिल तेज धड़क रहा था। यांकी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। आखिरकार वो एक खुली जगह पहुंचे। वहां जमीन पर बड़े पत्थरों का घेरा था।
बीच में काले धब्बे, जैसे पुराने खून के निशान। यांकी ने कांपकर कहा, यही उसे मारा गया था। लेम्सी ने जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। माफ कर देना बैरा, हमने तेरे साथ अन्याय किया। अचानक हवा ठंडी हो गई, ढोल की हल्की गूंज सुनाई दी, धुंध और गहरी हो गई। राकेश ने सांस रोक ली। यांकी, वो यही है। धुंध के बीच सफेद साड़ी में मैरा की परछाई उभरी, धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसकी आवाज गूंजी, तुम सब ने मुझे धोखा दिया, मुझे मार दिया, और अब मुझे शांति चाहिए। राकेश आगे बढ़ा। मेरा, हम सच जानना चाहते हैं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, ताकि तुम्हें न्याय मिल सके। मेरा ने उसे घूरा। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगे। उसने चीख कर कहा, न्याय, न्याय, लेकिन कौन देगा मुझे न्याय? ढोल की गूंज तेज हो गई, पेड़ हिले लगे। लेम्सी चीख पड़ी और जमीन पर गिर पड़ी। यांकी ने राकेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। राकेश, वो हमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसका गुस्सा इतना गहरा है कि वो हमें सुनने ही नहीं देती। राकेश ने हिम्मत करके जोर से कहा, मेरा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें सच्चाई बताओ, वरना निर्दोष लोग मरते रहेंगे। परछाई कुछ पल ठिठकी, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। फिर अचानक उसने अपनी साड़ी का किनारा उठाया। नीचे जख्मों से भरा उसका शरीर था। हर जख्म उस रात की गवाही दे रहा था। यांकी की आंखों से आंसू बह निकले। ओह भगवान, उन्होंने उसे बुरी तरह सताया। राकेश की आंखों में भी दर्द झलक गया। ये औरत सिर्फ मरी नहीं थी, इसे प्रताड़ित किया गया था। ढोल की गूंज अचानक थम गई। परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई, लेकिन जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, न्याय, कल रात आखिरी रात होगी। राकेश और यांकी जड़ हो गए। लेम्सी जमीन पर बैठी रो रही थी। राकेश ने गहरी सांस ली। यांकी, उसने हमें चेतावनी दी है, कल रात आखिरी रात होगी। इसका मतलब है या तो उसका दर्द खत्म होगा या फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। यांकी ने धीरे से कहा, राकेश, अगर कल रात हमने कुछ नहीं किया तो ये गांव हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। रात बीत चुकी थी। सुबह होते ही गांव में असामान्य हलचल दिखाई देने लगी। लोगों ने देखा कि पहाड़ी सड़क से दो गाड़ियां आकर रुकी, एक पुलिस की जीप और दूसरी दिल्ली नंबर प्लेट वाली SUV। गांव वाले चौकन्ने हो गए। पहाड़ी की खामोशी को तोड़ते हुए जीप से 3 पुलिस वाले उतरे। उनका नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर सुरेश थापा, मध्यम कद, गहरी आंखें और सख्त अंदाज वाले अफसर। SUV से 2 लोग बाहर निकले। एक लंबा चश्मा लगाए हुए आदमी, अजय भाटिया, दिल्ली का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। उसके हाथ में कैमरा और बैग था। उसके साथ थी एक युवा तेज तरार महिला, पायल शर्मा, क्राइम रिपोर्टर। उसकी नजरों में जिज्ञासा और आत्मविश्वास दोनों थे। मेजर अरुण गांव के बीच खड़े थे जब इंस्पेक्टर सुरेश उनके पास पहुंचे। सुरेश थापा ने ठंडी आवाज में कहा, मेजर साहब, हमने सुना यहाँ कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं, लेकिन रिपोर्ट में लिखा है एक्सीडेंट्स। फिर अचानक इतनी अफवाहें क्यों? मेजर अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, इंस्पेक्टर, ये साधारण हादसे नहीं है। कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है, और मैं अपने जवान खोने का रिस्क नहीं ले सकता। सुरेश हंसा, भूत प्रेत की कहानियां? मेजर साहब, मैं कानून का आदमी हूँ, मेरे लिए सबूत मायने रखते हैं, डर नहीं। राकेश ने बीच में आकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, अगर आप सबूत चाहते हैं तो आज रात हमारे साथ रहिए, फिर देखिएगा कि कैसा डर है। सुरेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है, अगर सच में कुछ है तो मैं अपनी आंखों से देख लूंगा। इसी बीच अजय भाटिया और पायल शर्मा ने कैमरे ऑन किए। पायल ने राकेश से सवाल किया, हम दिल्ली से आए हैं, सुना है यहाँ हर रात ढोल बजता है और लोग मर जाते हैं। आप इस कहानी के बीचों बीच क्यों हैं? राकेश ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, इंसाफ की कहानी है। एक औरत, मेरा, जिसकी आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी। अजय भाटिया ने कैमरे के सामने कहा, दोस्तों, हम हैं सिक्किम के इस छोटे गांव में जहां लोग कहते हैं कि एक आत्मा हर रात लौटती है। हम इस रहस्य का सच सामने लाएंगे, चाहे इसमें कितना भी डर क्यों ना हो। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। कुछ लोग चाहते थे कि सच सामने आए, कुछ डरते थे कि इससे और मौतें होंगी। शाम होते होते यांकी और पायल की बातचीत शुरू हुई। पायल ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर डर है,
लेकिन आंखों में हिम्मत भी है। तुम इस कहानी का हिस्सा क्यों बनी? यांकी ने धीमे स्वर में कहा। क्योंकि ये मेरी धरती है और इस धरती की एक औरत को धोखा देकर मार दिया गया। अगर उसका सच सामने नहीं आया तो हम सब गुनहगार रहेंगे। पायल ने गहरी सांस ली। मैंने दिल्ली में बहुत केस देखे हैं, हत्या, बलात्कार, राजनीति के खेल, लेकिन ये पहली बार है कि किसी आत्मा से जुड़े केस की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। अगर सच सामने आया तो ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कहानी होगी। यांकी ने गंभीर नजर से कहा। पर याद रखना पायल, ये कहानी जान भी ले सकती है। रात उतरते ही माहौल बदल गया। पुलिस, सेना, राकेश, यांकी और पत्रकार सब गांव के बीच जमा हुए। चारों ओर धुंध फैलने लगी। इंस्पेक्टर सुरेश ने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी। अजय भाटिया कैमरा ऑन किए हुए था। दोस्तों, अब आधी रात होने वाली है और लोग कहते हैं कि यहीं से ढोल की आवाज आती है। देखिएगा क्या होता है। अचानक दूर से वही ढोल गूंजा, ढम ढम ढम। गांव वाले सहम गए। कुछ घरों के दरवाजे जोर से बंद हो गए। सुरेश थापा ने गरज कर कहा, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट और ढोल की तेज आवाज मिली। धुंध के बीच सफेद परछाई उभरी। पायल ने कैमरा उसकी ओर घुमाया। ओ माय गॉड, ये सच में है। मीरा की आत्मा सामने खड़ी थी, चेहरे पर दर्द, आंखों में गुस्सा। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। लेम्सी वहीं मौजूद थी। वो जमीन पर गिरकर रोने लगी। माफ कर दे मेरा, माफ कर दे। अजय भाटिया ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, ये आत्मा सच में मौजूद है। सुरेश ने बंदूक तानी। अगर ये निर्दोषों पर हमला करेगी तो मैं इसे गोली मार दूंगा। राकेश ने तुरंत चिल्लाकर कहा, नहीं, गोली से ये नहीं मरेगी, इसे सिर्फ न्याय चाहिए। मीरा की आत्मा धीरे धीरे पास आई। उसकी आवाज गूंजी, तुम सब झूठे, गुनहगार। अचानक एक पुलिस कांस्टेबल चीख कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बाहर निकल आई थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। पायल डर से कांप गई, राकेश के पीछे छुप गई। ये तो सच में जान ले रही है। अजय ने कैमरा कांपते हुए संभाला। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरी है, लेकिन अगर हम बचे तो? सुरेश थापा का चेहरा सख्त हो गया। आज रात इस गांव का सच बाहर आएगा, चाहे भूत हो या इंसान, हम देखेंगे। मीरा की परछाई और पास आने लगी। उसकी चीखें तेज होती जा रही थीं। राकेश ने यांकी का हाथ कसकर पकड़ा। यांकी, ये आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ढोल की गूंज अब कान फाड़ देने वाली थी। कैमरे की लाइट बार बार झपक रही थी। गांव वाले अपने घरों में छुप चुके थे और धुंध के बीच मीरा की आवाज गूंजी, कल अंतिम फैसला होगा। सिक्किम की ठंडी वादियों में सुबह का मौसम बेहद खूबसूरत था। एक काली एसयूवी पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे चढ़ रही थी। अंदर बैठे थे गोपाल घोष और उनकी नई दुल्हन बांसुरी घोष। गोपाल हंसते हुए बोले, देखो बांसुरी, ये जगह कितनी शांत है। हमारी शादी की शुरुआत ऐसी जगह से हो रही है। यही हमारी किस्मत का संकेत है। बांसुरी मुस्कुराई। हाँ गोपाल, ये जगह वाकई जन्नत जैसी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सड़क सुनसान लग रही है। गोपाल ने मजाक में कहा, अरे डार्लिंग, डर मत करो, हम दोनों साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। एसयूवी धुंध के बीच बढ़ रही थी, लेकिन अचानक सड़क के किनारे ढोल की हल्की गूंज सुनाई दी। गोपाल ने गाड़ी रोकी। तुमने सुना? ये आवाज कहाँ से आ रही है? बांसुरी कांप गई। हाँ, ये ढोल जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ कौन होगा? दोनों खिड़की से बाहर झांकते हैं। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। अचानक एसयूवी की हेडलाइट झपटने लगी। इंजन बंद हो गया। बांसुरी घबराकर चिल्लाई, गोपाल, गाड़ी क्यों बंद हो गई? गोपाल ने चाबी घुमाई, लेकिन एसयूवी स्टार्ट नहीं हुई। ढोल की आवाज और तेज हो गई। फिर धुंध के बीच सफेद साड़ी वाली परछाई नजर आई। बांसुरी चीख पड़ी। एसयूवी की खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी और कुछ ही मिनटों में एसयूवी खाली सड़क पर खड़ी थी। अंदर न गोपाल थे न बांसुरी, दोनों रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके थे। सुबह सुबह जब एक स्थानीय ट्रक ड्राइवर ने एसयूवी देखी तो उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर सुरेश और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। एसयूवी का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ 2 मोबाइल और कुछ बैग पड़े थे। सुरेश का चेहरा गंभीर हो गया। फिर वही कहानी, अब नए मेहमान भी गायब हो गए। अजय भाटिया और पायल शर्मा भी वहां कैमरा लेकर पहुंचे। पायल ने तुरंत रिकॉर्डिंग शुरू की।
दोस्तों, हम जिस केस की जांच कर रहे हैं उसमें अब नई गुत्थी जुड़ गई है। कोलकाता से आए नवविवाहित जोड़े की कार यहाँ मिली है, लेकिन वो दोनों रहस्यमय ढंग से गायब हैं। गांव वालों में अफवाह फैल गई। ये आत्मा अब गांव से बाहर वालों को भी मार रही है। मेजर अरुण भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने गाड़ी की जांच की। गाड़ी पूरी तरह ठीक है, लेकिन इंजन क्यों बंद हुआ? एक सैनिक ने धीमी आवाज में कहा, सर, ये जगह अब और खतरनाक हो गई है। पहले गांव वाले मर रहे थे, अब बाहरी लोग भी। मेजर अरुण ने गहरी सांस ली। इससे पहले कि ये खबर बाहर फैले और दहशत फैलाए, हमें सच्चाई ढूंढनी होगी। राकेश ने कहा, सर, ये आत्मा अब चेतावनी नहीं दे रही, ये बदला ले रही है। पायल और यांकी की बातचीत। उस रात पायल और यांकी अकेले बैठे। पायल ने धीरे से कहा, यांकी, मुझे डर लग रहा है। ये आत्मा अब बेकाबू हो रही है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो और लोग मरेंगे। यांकी ने गंभीर स्वर में कहा, पायल, ये औरत सिर्फ मरना नहीं चाहती, ये चाहती है कि दुनिया उसकी पीड़ा को समझे। जब तक उसका सच उगार नहीं होगा, मौतें होती रहेंगी। पायल ने उसकी आंखों में देखा, तो हमें उसका सच दुनिया को दिखाना होगा। शायद यही रास्ता है। इंस्पेक्टर सुरेश और मेजर अरुण के बीच बहस शुरू हो गई। सुरेश बोला, मेजर, ये मामला अब कानून का है। जब लोग गायब हो रहे हैं तो हमें इसे मर्डर केस मानना होगा। मेजर गर्जे, और मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मा का खेल है। बंदूक और हथकड़ी से इसे नहीं पकड़ा जा सकता। राकेश बीच में आकर बोला, तुम दोनों लड़ना बंद करो। असली दुश्मन धुन में है, मेरा की आत्मा। अगर आज रात हमने सच नहीं जाना तो कल और लोग गायब हो जाएंगे। आधी रात गांव के बीच वही ढोल गूंज उठा। इस बार आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ कांपने लगे। अजय भाटिया कैमरा लेकर खड़ा था। दोस्तों, ये है वो पल जिसका इंतजार था। देखिए, ये आत्मा अब हमें और डराने आ रही है। अचानक धुन के बीच गोपाल और बांसुरी की परछाई नजर आई, लेकिन उनके चेहरे विकृत थे। आंखें लाल, शरीर कांप रहा था। बांसुरी की आवाज गूंजी, बचाओ, हमें बचाओ। राकेश और यांकी ने चीख कर उनकी ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त सफेद साड़ी वाली औरत उनके बीच आ गई। उसने हाथ उठाया और दोनों परछाइयां धुन में घुल गई। पायल ने कांपते हुए कैमरा गिरा दिया। ओ भगवान, उसने उन्हें ले लिया। गांव वालों की चीखें हवा में गूंज उठी। इंस्पेक्टर सुरेश का चेहरा सख्त हो गया। अब ये खेल और खतरनाक हो चुका है। अगर हमने इसे नहीं रोका तो पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। राकेश की आंखों में आंसू थे। यांकी, अब हमें मीरा की मौत की असली कहानी ढूंढनी होगी, तभी ये सिलसिला रुकेगा। ढोल की आवाज और गहरी हो गई, जैसे किसी ने कहा हो, सच अब भी अधूरा है। अब आगे क्या होगा? क्या गोपाल और बांसुरी की गुमशुदगी से रहस्य और गहरा हो जाएगा? क्या सेना, पुलिस और पत्रकार मिलकर इस भयानक आत्मा का सच उगार कर पाएंगे, या सबकी जान दांव पर लग जाएगी? सुबह का सूरज सिक्किम की पहाड़ियों पर उग चुका था, लेकिन गांव अब भी अंधकार में डूबा हुआ लग रहा था। हर किसी के चेहरे पर दहशत की लकीरें थीं। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और होठों पर सिर्फ एक ही सवाल था, गोपाल और बांसुरी कहाँ गए? कल रात उनकी एसयूवी सड़क किनारे मिली थी, लेकिन दोनों हवा में गायब हो गए और आज सुबह से अफवाहें उड़ने लगी। एक बुजुर्ग औरत ने कांपती आवाज में कहा, अब आत्मा सिर्फ गांव वालों को नहीं मारती, अब तो बाहर से आए लोगों को भी ले जाती है। गांव के बीचों बीच इंस्पेक्टर सुरेश थापा और मेजर अरुण आमने सामने खड़े थे। गांव वाले, पत्रकार और राकेश यांकी सब उनके आसपास थे। सुरेश ने ठंडी आवाज में कहा, मेजर साहब, अब ये मामला किसी प्रेत आत्मा का नहीं है, ये साफ साफ आपराधिक केस है। 2 लोग गायब हो गए हैं, इसका मतलब है यहाँ किडनैपिंग हो रही है। मेजर अरुण ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, इंस्पेक्टर, आप जो चाहे मानिए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मेरा की आत्मा असली है, ये इंसान का काम नहीं है। सुरेश हंसा, आप आर्मी वाले हमेशा गोलियों और बंदूकों से संहार करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सबूत चाहिए, और सबूत कहता है किसी ने उन दोनों को उठाया है। राकेश आगे बढ़ा, आप दोनों लड़ना बंद कीजिए। असली सवाल ये है कि अगर मेरा को न्याय नहीं मिला तो अगली रात और भी खून होगा। अजय भाटिया और पायल शर्मा ने कैमरे से रात का फुटेज निकाला। पायल ने कांपती आवाज में कहा, देखिए, इसमें साफ दिख रहा है। वीडियो स्क्रीन पर धुंधली छवि उभरी। सड़क पर एसयूवी खड़ी थी। अचानक धुंध से सफेद साड़ी वाली परछाई आई और खिड़की पर हाथ रखा, और फिर गोपाल और बांसुरी का चेहरा कैमरे में दिखा। दोनों चीख रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें खींच लिया हो। अजय ने हैरानी से कहा, ये तो सच में कोई इंसान नहीं हो सकता, ये आत्मा है। ये सबूत है कि जो कहानियां हमने सुनी वो सच है। पायल ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात गौर कीजिए, उस परछाई के पीछे कुछ और साए भी हैं। सभी चौंक गए।
वीडियो स्लो किया गया और उसमें साफ दिखा कुछ इंसानी आकृतियां धुंध में खड़ी थीं, जैसे कोई और भी उस रात मौजूद था। यांकी ने गहरी आवाज में कहा, इसका मतलब है मेयरा को मारने में सिर्फ गांव वाले ही नहीं, और लोग भी शामिल थे, शायद सेना या पुलिस। मेजर अरुण का चेहरा तमतमा गया। ये झूठ है, आर्मी निर्दोष है। सुरेश ने तुरंत पलटकर कहा, और पुलिस भी। अजय भाटिया मुस्कुराया। सच कौन छुपा रहा है ये हम निकालेंगे, क्योंकि ये केस अब सिर्फ एक आत्मा का नहीं बल्कि इंसानी गुनाहों का भी है। गांव का माहौल और भारी हो गया। लोग गाना-फूसी करने लगे। शायद सच में कुछ पुलिस और फौजी इसमें शामिल थे। हाँ, तभी तो उन्होंने कभी सच बाहर नहीं आने दिया। लिमसी, वो बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। भगवान, ये पाप बहुत गहरा है। अगर सच सामने आया तो न जाने कितने लोग मरेंगे। शाम होते ही गांव पर फिर धुंध छाने लगी। पुलिस, सेना, पत्रकार और गांव वाले ऑल तैयार खड़े थे। अजय ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, ये शायद हमारी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात होगी। आज हम कोशिश करेंगे उस आत्मा से सवाल करने की। राकेश और यांकी ढोन की आवाज की दिशा में बढ़े। वही पुराना जंगल, वही खून से सनी जमीन। अचानक ढोल की गूंज शुरू हुई। ढम ढम ढम। इस बार आवाज और ज्यादा तेज थी। गांव की जमीन हिलने लगी। धुंध के बीच मेरा की परछाई उभरी। चेहरा आंसुओं से भीगा लेकिन आंखों में गुस्सा। उसने चीख कर कहा, तुम सब गुनहगार हो, तुम सब ने मुझे धोखा दिया। इंस्पेक्टर सुरेश ने हिम्मत करके कहा, अगर तुझसे अन्याय हुआ है तो सच बता, किसने तुझे मारा? मेरा की आत्मा कुछ पल चुप रही। फिर उसने हाथ उठाया और धुंध में इशारा किया, और वहां पर दिखाई दिए दो नए साए, गोपाल और बांसुरी। लेकिन उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे, आंखें खाली, शरीर अकला हुआ। बांसुरी ने धीमी आवाज में कहा, हमें बचाओ। और फिर दोनों धुंध में घुल गए। राकेश कांपते हुए बोला, इसका मतलब आत्मा ने उन्हें अपने साथ बांध लिया है। अजय भाटिया ने कैमरा नीचे कर दिया। ये केस अब किसी एक औरत की आत्मा का नहीं रहा। ये एक चक्र है जहां हर निर्दोष फंसता जा रहा है। पायल ने कांपते स्वर में कहा, और अगर हमने सच नहीं निकाला तो अगली बारी हमारी होगी। ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। धुंध और गहरी हो गई और मेरा की चीख गूंजी, सच अभी अधूरा है। अब आगे क्या होगा? क्या गोपाल और बांसुरी हमेशा के लिए आत्मा का हिस्सा बन गए हैं? क्या सच सामने आएगा कि उनकी मौत में इंसान भी शामिल थे, या आत्मा सबको अपने साथ खींच लेगी?